हेलो एवरीवन। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि ड्रैगन वैली जाने के बाद यांग को काफी पावरफुल यांग एनर्जी मिलती है, जिसे कल्टीवेट करने के बाद उसे स्मॉल फायरबॉल की पावर भी मिल चुकी थी। वहाँ पर यांग की मुलाकात एक एल्डर से होती है जो कि उसे लिंगशाओ पवेलियन के ओरिजिन के बारे में बताते हैं। वहीं दूसरी तरफ सोमो सीनियर अभी भी यांग से बदला लेना चाहता था, तो वो उसे सेक्ट के बाहर बुलवाता है, लेकिन उनकी गैंग की फाइट किसी और गैंग से हो जाती है जो पावर में इतने ज्यादा थे कि सोमो के साथ साथ उनके सभी दोस्तों की हालत खस्ता कर देते हैं। अब तक धमकी मिलने के बाद यांग भी पहुंच चुका था उनकी खैर खबर लेने के लिए, लेकिन अपने सामने का नजारा देखने के बाद उसे फाइट में शामिल होना पड़ता है। इस पार्ट के स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि यांग का किक खाने के बाद वो बंदा चैंग कह रहा था कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की, अपने काम से काम रखो ना, दूसरे के मैटर में घुसने की क्या ही जरूरत है। यांग को अच्छे से ऑब्जर्व करने के बाद होमई हंसते हुए कहती है कि चैंग ब्रदर, क्या आपको नजर नहीं आ रहा कि हर किसी ने लिंगशाओ पवेलियन के रूप पहने हुए हैं, लेकिन सिर्फ एक यही बंदा है जिसके पास कुछ नहीं है। इसका मतलब ये अभी भी एक ट्रायल डिसाइपल है, आप इससे क्यों डर रहे हैं। ये सुनकर तो चैंग अपने काफी सारे गुंडों को भेज देता है यांग को सबक सिखाने के लिए, पर यांग ने अपने गोल्डन असुरा बॉडी को एक्टिवेट कर दिया था, जिसकी वजह से वो सभी के पंचेस को डॉज करते हुए उन्हें काफी बुरी तरीके से पीटने लगता है। फाइट करते हुए वो तो सभी को खुद से दूर कर देता है और फिर सोच रहा था कि क्या वो 7th लेवल से 8th लेवल पर पहुंच गया, पर इन सब चक्करों में उसका ध्यान भटक गया था और वो सभी वापस आकर उसे चारों तरफ से घेर कर उसकी कुटाई करने लगते हैं। ये देखकर तो बेचारा सुमो और यूतियान सोचने लगता है कि क्या यांग का भी हाल उनकी तरह होने वाला है। यहाँ यांग के लिए उनसे बचना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। वो यही सोचने लगता है कि आखिर इन्हें कैसे खुद से दूर किया जाए। तभी वो अचानक से अपनी काफी सारी एनर्जी के साथ फायर स्ट्रेंथ रिलीज करता है। उसका ये फायर ऑरा इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि वो सभी लोग काफी दूर जाकर गिरते हैं। वैसे यांग के बारे में एक चीज बता दूं, ये जेंडर इक्वालिटी में बिलीव करता है, इसलिए लड़के और लड़कियों को सेम वे से ट्रीट कर रहा था। यांग को उन सभी डिसाइपल्स को हराता देखकर यूतिंग तो खुश हो जाता है। वहीं फेंग्यू टावर के लोग सोच रहे थे कि उनके ये डिसाइपल्स तो 7th और 8th र्यांक पर है, फिर वो इतनी जल्दी कैसे हार गए। ये लड़का जितना ज्यादा दिखता है उससे ज्यादा पावरफुल लग रहा है, और तो और इसकी स्पीड और मोमेंटम दोनों ही बहुत ज्यादा फास्ट है। चैंग तो कह रहा था कि तुम में थोड़ी एबिलिटी तो है। यहाँ हमें सुमो को दिखाते हैं जो यांग काई को डांटते हुए कह रहा था कि यहाँ से चले जाओ, वरना ये तुम्हें पीट कर लाल पीला कर देगा हमारी तरह। यांग तो कहता है कि क्या तुम्हें डर लग रहा है, अगर मैंने इसे हरा दिया तो फिर तुम अपना ये सड़ा सा मुंह मुझे नहीं दिखा पाओगे क्योंकि तुम इससे हार गए थे। वो तो चिढ़ते हुए कहता है कि बेवकूफ, अगर ये मारेगा तो तुम मर जाएगा, मुझे तेरी फिक्र हो रही है। ये सुनकर कि सोमो को उसकी फिक्र हो रही है, यांग कहता है कि क्या तुम मुझसे दोस्ती करना चाहते हो, चलो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। यांग को सुमो के साथ बिजी देखकर चैंग उस पर स्नीक अटैक करने वाला था, लेकिन हमें और आपको तो पता है ये यांग का अटैकिंग सेंस कितना ज्यादा एक्टिव है, तो वो फटाक से पहचान जाता है और फिर तेजी से उसके अटैक्स को डॉज करने लगता है। लेकिन इसी बीच मौका पाकर चैंग ने यांग को काफी दूर धकेल दिया था। अब यांग समझ जाता है कि उसे डॉज करने की बजाय अटैक करने का ट्राई करना होगा, इसलिए वो भी अपनी फायर एनर्जी रिलीज करते हुए तेजी से अटैक करने लग जाता है। काई युआन रन पर होने की वजह से चैंग की स्पीड बहुत ज्यादा तेज थी, इसलिए वो बड़े आराम से यांग के अटैक्स को डॉज कर रहा था, लेकिन फिर भी यांग अपनी पूरी जान लगाकर उसे एक जबरदस्त पंच दे मारता है। अब ये देखने के बाद तो चैंग अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए कह रहा था कि अब तुम देखना, मुझे रूथलेस होने के लिए ब्लेम मत करना। ये बोलने के बाद वो अपने स्वॉर्ड लेकर तेजी से यांग के ऊपर अटैक्स करने शुरू कर देता है। उसके अटैक्स को डॉज करने के लिए यांग को झुकना पड़ रहा था, साथ ही जंप करना पड़ रहा था, पर बैक टर्न करने से पहले ही चैंग की स्वॉर्ड उसके पेट को काट देती है। यांग को घायल देखने के बाद सुमो उसे कहता है कि ये काई युआन रियान पर है, तुम टेम्पररी रियान पर हो, तुम दोनों की स्पीड और मोमेंटम एक जैसा नहीं है, इसलिए तुम्हें बहुत ज्यादा मुश्किल होगी। यांग समझ गया था कि अब उसे पूरी जान लगानी होगी, वरना उसका लाइफ रिस्क में पड़ जाएगा। उसे परेशान होता चैंग ने भी देख लिया था। वो कहता है कि बच्चे, अभी भी अगर तुम चाहो तो हार मान सकते हो, बस उसके लिए तुम्हें मेरे आकर झुककर नाक रगड़ना होगा। पर यांग का कहना था कि असली फाइट तो अभी शुरू होनी बाकी है, इतनी देर से तो मैं वार्म अप कर रहा था। जिद्दी तो ये लड़का बहुत ज्यादा है, इसलिए फिर से निहत्था ही फाइट करने के लिए आगे बढ़ गया था। 2-4 पंच में वो चैंग को ढेर करने की लाखों कोशिश करता है, लेकिन यहाँ चैंग उसके पेट में फिर से स्वॉर्ड घुसाने की तैयारी कर रहा था। पर इस बार यांग उसे वो मौका नहीं देता, बल्कि उसकी स्वॉर्ड को अपने हाथ से ही ब्लॉक कर लेता है। उसके हाथ से काफी ज्यादा खून आ रहा था, लेकिन वो स्वॉर्ड पर ही स्लाइड करते हुए उसके पास पहुंचकर उसकी स्वॉर्ड की पकड़ को ढीला कर चुका था। ये देखने के बाद तो फेंग्यू टावर के लोग बहुत ज्यादा हैरान रह जाते हैं। यांग उसके पास पहुंचकर कहता है कि अब कैसे डॉज करेगा बच्चे, और फिर एक जबरदस्त पंच के साथ उसे जमीन पर पटक चुका था। यांग के इस एक ही जबरदस्त पंच की वजह से ये बंदा ढेर हो जाता है। चैंग को चारों खाने चित होता देखकर तो सभी लोग काफी ज्यादा शॉक रह जाते हैं। उन्हें यकीन नहीं आता कि यांग जैसा कमजोर बच्चा इतने पावरफुल डिसाइपल्स को हरा चुका है।
अब यांग तो उस लड़की की खबर लेने वाला था क्योंकि उसे उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। हुमई तो उसे देखने के बाद डर से कांपते हुए कह रही थी कि लगता है आपको गलतफहमी हो गई है, मैं फेंग्यू टावर से नहीं हूँ, मैं तो किसी और सेट से हूँ। उसने तो गिरगिट की तरह रंग बदलना शुरू कर दिया था। यहाँ यांग जैसे ही उस पर पाम अटैक थ्रो करने वाला था, वो उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है कि आपको तो बहुत ज्यादा चोट लगी है, इसमें से तो खून भी आ रहा है। और फिर वो अपने फिंगर से उस ब्लड को चाटते हुए कह रही थी कि आप बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसे इनोसेंट बनता देखकर यांग को पता था कि वो फिर से एक्टिंग कर रही है। वो तो एक और अटैक थ्रो करने वाला था, पर हुमई तो अपने पास मौजूद कपड़े का यूज करते हुए यांग को पट्टी करने लगती है। अब ये बात तो आपको पता होगी ना कि लड़के अपने पसंदीदा औरत के अलावा और किसी को हाथ नहीं लगाने देते। यांग तो उसे दूर करने के चक्कर में उसके चेस्ट पर हाथ मार देता है। बेचारी हुमई भी शॉक रह जाती है और यांग नर्वसनेस में कह रहा था कि दफा हो जाओ यहाँ से, सबको लेकर दफा हो जाओ। सुमो भी लाइक, अगर तुम उस लड़की से सिड्यूस हुए ना तो फिर मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। यांग तो उसके पास जाते हुए कह रहा था कि मैंने तुम्हारी जान बचाई और तुम मुझे माफ करने की बात कर रहे हो। वो उसे हाथ देकर उठाने की कोशिश कर रहा था तो वो किसी छोटे बच्चे की तरह नखरे दिखाने लगता है, लेकिन फिर अपनी जान बचाने पर वो यांग से सारे गिले शिकवे माफ करते हुए उसके साथ वहाँ से निकल जाता है। उसके जाने के बाद हमें हुमई को दिखाते हैं। वो यांग में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रही थी। वैसे अगर आपको कहानी के बारे में पता है तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि क्या हुमई की स्टोरी यांग के साथ कंटिन्यू होगी। नेक्स्ट सीन में हमें यांग को दिखाते हैं जो अपने घाव पर मेडिसिन लगाते हुए कह रहा था कि अब मैं इस पे और ज्यादा मेडिसिन वेस्ट नहीं कर सकता, इसलिए चुपचाप अपने गोल्डन बॉडी असुरा को एक्टिवेट कर चुका था, जिसके साथ ही थोड़ी देर कल्टीवेशन करने के बाद उसके सारे इंजरीज हील हो जाती है। इस बार कल्टीवेशन करते हुए वो समझ गया था कि पिछली बार की फाइट के हिसाब से उसकी ये प्रैक्टिस बहुत औसम रही। उसे कल्टीवेशन करते हुए रात हो जाती है और ये देखकर वो काफी हैरान था। नेक्स्ट मॉर्निंग यांग जब सफाई कर रहा था तब उसके पास सुमो आ जाता है वाइन्स की 2 बॉटल लेकर। पहले तो यांग को लग रहा था कि वो फिर से फाइट करने आया, पर शायद बंदे की अकल ठिकाने लग गई है। वो तो उसे सीनियर ब्रदर बोलते हुए वाइन ऑफर कर रहा था, खुद पीकर भी दिखाता है। ये देखने के बाद कि इस बार सुमो के इरादे सही है, यांग भी जमकर पीने लगता है और फिर वो दोनों एक अच्छे दोस्त की तरह वाइन को पीने के बाद बॉटल्स को फोड़ देते हैं। ऊपर से इंचार्ज की आवाज आती है, दिन में वाइन पी रहे हो तुम लोग, एक एक से 100 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स लूंगा। ये सुनने के बाद तो वो सभी जल्दी से 9 तो 11 हो जाते हैं। बेचारा यांग तो अपना झाड़ू भूलने वाला था, झाड़ू लेकर दौड़ पड़ता है। उनके जाने के बाद इंचार्ज जैसे ही उनके पीछे दौड़ने वाला था, वो वाइन की बोतल्स से टकराकर नीचे गिर जाता है और फिर वाइन को पीने के बाद कह रहा था कि कितनी अच्छी वाइन है। यहाँ हमें दोनों लड़कों को नदी के किनारे वाइन पीते हुए एक दूसरे से बातें करते हुए दिखाते हैं, जहाँ सुमो अपने सारे गिले शिकवे दूर करते हुए यांग से माफी मांगता है अपने पास्ट बिहेवियर के लिए। साथ ही यांग को इंजरी होने की वजह से वो उसे एक हाई ग्रेड का मेडिसिन भी ऑफर कर रहा था। यांग उस मेडिसिन को देखकर सोचता है कि मेरी असुरा बॉडी के आगे तो ये मेडिसिन किसी काम की नहीं, लेकिन ये बहुत ज्यादा सिंसियर लग रहा है, इसलिए रख लेता हूँ। सुमो भी लाइक, जूनियर ब्रदर, मैंने आपको सीनियर ब्रदर बोला, आपको कोई दिक्कत नहीं हुई? वो तो कहता है कि नहीं, मैंने तुम्हारी जान बचाई है ना, तो अब से मैं तुम्हारा सीनियर हुआ। यांग का कॉन्फिडेंस तो इसे बहुत ज्यादा इम्प्रेस कर चुका था। सुमो यांग के पास जाते हुए कहता है कि सीनियर ब्रदर, कल मैं तुम्हें एक अच्छी सी जगह लेकर जाऊंगा। वो उसे दूर करते हुए कहता है कि मैं लड़कियों के पास नहीं जाने वाला। सुमो भी लाइक, कैसी बात कर रहे हो ब्रदर, मैं अच्छा लड़का हूँ, मैं ऐसी बकवास चीजें नहीं करता, मेरी बहन मुझे पीट के लाल कर देगी। वैसे एक बात बताओ, उस दिन आपने हुमई को छुआ था ना, कैसा लगा? यांग भी लाइक, अपने काम से काम रखो ना। वो कहता है कि मैंने तो सब देखा था। नेक्स्ट डे हमारा सुमो यांग को लेकर अपने दोनों चमचों के साथ किसी मार्केट की तरफ जा रहा था। वो कहता है कि यहाँ पे हर तरीके की ट्रेडिंग होती है। सुमो ये बताने के लिए यांग के बहुत ज्यादा पास आने की कोशिश करता है, पर वो तो उसे धक्का देते हुए कहता कि दूर से बात करो ना, इतना क्या चिपक रहे हो। पहले तो उसका मुंह बन जाता है, लेकिन फिर वो कह रहा था कि यहाँ पर जो ट्रेडिंग होती है ना, वो तीनों खतरनाक सेक्ट्स के बीच में होती है, जो वैसे तो लड़ते मरते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर खरीदारी करते हुए शांत रहते हैं। यूतिन तो बताता है कि आप वहाँ जाकर बहुत सारी चीजें खरीद सकते हैं। पिछली बार तो हमारे सीनियर ब्रदर सुमो ने 10 सिल्वर टेल्स देकर एक स्पिरिचुअल फ्रूट खरीदा था। ये सुनकर तो यांग की भी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। स्पिरिचुअल फ्रूट? ये सुनकर सुमो भी लाइक, अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, वो तो बस एक अर्थ लेवल का लो ग्रेड स्पिरिचुअल फ्रूट था। मेरे ग्रैंडफादर ने तो इससे भी हाई ग्रेड्स के फ्रूट्स लाकर मुझे दे रखे हैं। ये सुनकर तो जैंग का कहना था कि कैसी बात कर रहे हैं सीनियर ब्रदर, आखिर आपके फादर सेकंड एल्डर जो है पवेलियन के, आखिर वो आपको फ्रूट्स लाकर नहीं देंगे तो कौन देगा? यहाँ सारी बातों को इग्नोर करते हुए यांग उनसे पूछ रहा था कि क्या यहाँ हमारे सेक्ट में कोई एल्डर 11 नाम से रहते हैं? सुमो तो ये सुनने के बाद कह रहा था कि क्या मजाक कर रहे हो, वो तो हमारे सेक्ट के लीडर हैं।
होंग बताता है कि हमारे सेक्ट में ऑलरेडी लीडर के अलावा 5 एल्डर्स मौजूद हैं। सुमो बताता है कि हमारे एल्डर तो ऑलरेडी इमॉर्टल असैसिन यांग के पीक पर पहुंच गए हैं, बस एक किक और वो ब्रेक थ्रू कर लेंगे। इतना हाई लेवल सुनने के बाद तो हमारे यांग को भी बहुत बड़ा झटका लगता है। सुमो काफी प्राउडली बता रहा था कि ब्लडी बैटल गैंग के हुमैंग वहाँ के लीडर और फेंगियो टावर के लीडर शियाओ रूहान वो दोनों ही 6th और 7th लेवल पर है इमॉर्टल असैसिन रियल्म के। उनका तो हमारे लीडर के आगे कोई मुकाबला ही नहीं है। बाकी सभी पूछ रहे थे कि क्या लीडर ने ब्रेक थ्रू कर लिया। वो तो बहुत ज्यादा अपसेट होते हुए बता रहा था कि नहीं, 10 सालों से उन्होंने कोई ब्रेक थ्रू नहीं किया, बल्कि वो तो गोस्ट की तरह गायब हो गए। वो सभी लोग तो पूछ रहे थे कि ऐसा क्यों हुआ, 10 साल तो बहुत ज्यादा होते हैं ना। पर हमारा सुमो कहता है कि मैं इसके बारे में तुम्हें नहीं बता सकता, ये बहुत ज्यादा रिस्की है। वो सभी लोग तो रिक्वेस्ट करने लगते हैं, तो वो उन्हें पास बुलाकर बहुत धीरे धीरे बताता है कि ये बात बाहर नहीं फैलनी चाहिए वरना मुसीबत हो जाएगी। सालों पहले हमारे सेक्ट लीडर ने 2 स्टूडेंट्स को अडॉप्ट किया था। वो दोनों को ही सिखा रहे थे, जिसमें से वो जूनियर वाले को थोड़ा कम सिखाते और सीनियर वाले को बहुत ज्यादा। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो अपने इनहेरिटेंस को बड़े वाले को देना चाहते हैं। इससे छोटा वाला इतना ज्यादा जेलस हो गया कि उसने जेलसी में इविल मेथड को प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। और उसके बाद एक रात उसने लिंगशाओ पवेलियन में खून की नदियां बहा दी, मास्टर के सारे डिसाइपल्स को मार दिया और फिर मास्टर के वहाँ पर अपीयर होते ही वो वहाँ से 9-2-11 हो गया। अपने डिसाइबल के दुख में वो बंदा बहुत ज्यादा हार्ट ब्रेक हो चुका था। ऐसा कहते हैं जैसे कि वो दूसरा जूनियर ब्रदर यहीं आसपास लिंगशाओ पवेलियन में ही मौजूद है। ये सुनने के बाद यांग को याद आता है कि कैसे 11 एल्डर उससे बोल रहे थे कि वो किसी को ढूंढ रहे हैं। शायद ऐसा भी हो सकता है कि एल्डर ने उसे बांध के रखा हो कहीं पर। मार्केट पहुंचने के बाद सुमो सभी को बताता है कि यहाँ पर हम सबसे ज्यादा सेफ हैं। बेशक से तीनों सेक्ट के स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं, लेकिन यहाँ पर लड़ाई अलाउड नहीं है। इसके अलावा वो उन्हें घर दिखाते हुए कह रहा था कि वहाँ पर है मेरी सिस्टर और हम उसी से मिलने जा रहे हैं। यहाँ सुमो यांग को वार्निंग देते हुए कह रहा था कि मैं पहले ही बता दूं, मेरी सिस्टर पर चांस मारने की कोशिश मत करना। यांग भी लाइक कि कैसी बात कर रहे हो, मेरा इंटरेस्ट तो सिर्फ तुम में है। इस बात पे तो बेचारा सुमो इतराने लगता है जैसे कि वो बहुत ज्यादा खूबसूरत हो। यहाँ सुमो बताता है कि मेरी बहन मुझसे बहुत ज्यादा अलग है, वो ट्रू एलिमेंट रियल्म के 3rd लेवल पर है, हमारी सेक्ट की सबसे ज्यादा पावरफुल लड़की। यहाँ यांग कहता है कि तुम्हारी सिस्टर इतनी पावरफुल है तो तुम कैसे पीछे रह गए। वो तो शर्माते हुए कह रहा था कि वो प्रैक्टिस ज्यादा करती है ना, मैं वादा करता हूँ मैं भी फ्यूचर में अपनी सिस्टर जितनी ही हार्डवर्क करूंगा। और फिर उनको वो उस घर की तरफ ले जाने लगता है। यांग तो सुमो की बहन से मिलने के लिए थोड़ा सा क्यूरियस था। पीछे से युतिन उसे उसका नाम बताते हुए कह रहा था कि सुयन, वैसे चाइनीज में सुयन का मतलब होता है जाना है या नहीं। वो कहता है कि मैं तो जाऊंगा, लेकिन युतिन कहता है कि नहीं, मैं बता रहा हूँ कि सुमो के नाम से सु यानी कि सरनेम और यानजी का यान यानी कि उसकी बहन का नाम सुयन है। वहाँ जाने के बाद उन्हें पियानो का साउंड सुनाई दे रहा था। ये म्यूजिक बहुत ज्यादा मेलोडियस था, जिसे सुनकर यांग कहता है कि बजाने वाला बहुत प्रोफेशनल लग रहा है। सुमो तो अपनी बहन के दरवाजे पर एंटर करते हुए कह रहा था कि सिस्टर मैं तुमसे मिलने आ गया। तब जाके यांग को पता लगता है कि ये मेलोडी और कोई नहीं बल्कि सुमो की सिस्टर बजा रही है। पर सु यानजी तो अपनी आइस पावर को रिलीज करते हुए सुमो को वहाँ से धक्के मार के बाहर निकाल देती है। लिंगशाओ पवेलियन की कोर डिसाइपल होने की वजह से यांग तो उससे पूरी तरीके से इम्प्रेस हो चुका था कि कितनी ज्यादा पावरफुल है। दूर से ही इस बंदे को बाहर निकाल कर फेंक दिया। यहाँ सुमो को पीटने के बाद उसकी बहन कहती है कि क्या तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें पीटा क्यों है। यांग को तो इस लड़की की आवाज भी बहुत प्यारी लग रही थी। सुमो भी क्यूरियस था अपनी बहन से ये जानने में कि उसकी बहन ने उसकी पिटाई क्यों की। वो कहती है कि दूसरे बच्चों से पिट के क्यों आए, क्या तुमने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं की थी जो दूसरे आकर तुम्हें पीट के चले गए। सुमो तो एक अच्छे बच्चे की तरह अपनी बहन से डांट खा रहा था और ये देखने के बाद तो उसके चमचे जोर जोर से हंसने लगते हैं। उसके गुस्से में घूरने के बाद वो शांत हो गए थे। यहाँ उसकी सिस्टर कहती है कि तुम्हें पता है ना कि अब तुम्हें क्या करना है। वो कहता है कि हाँ मैं अब अच्छे से प्रैक्टिस करूंगा। उसकी बहन कहती है कि अपनी बातों को याद रखना, अगर तुम फ्यूचर में किसी से भी पिटे तो याद रखना उसी पिटी हुई हालत में मैं तुम्हारी हालत और खराब कर दूंगी। ये धमकी सुनने के बाद तो वो सीधा हो जाता है, कहता है कि अभी जाके प्रैक्टिस करता हूँ सिस्टर। यहाँ सुयन पूछती है कि क्या तुम्हें पीटने वाला चैंग था। यांग आगे आते हुए बता रहा था कि हाँ सीनियर सिस्टर वो चैंग था। सिस्टर सु यानसी कहती है कि क्या मैं तुम्हें एक एडवाइस दे सकती हूँ। वो कहता है कि बिल्कुल। वो कहती है कि मेरे भाई से दूर रहो वरना तुम्हारी कल्टीवेशन यहीं रुक जाएगी। और ऐसा उसने काफी गुस्से में बोला था। तो ये देखकर वो दोनों चमचे फिर से हंसने लगते हैं। यहाँ सिस्टर कहती है कि अब तुम लोग यहाँ से जा सकते हो, मुझे प्रैक्टिस करनी है। सुमो भी लाइक चलो गाइस वरना तुम्हारा भी यही हाल होगा जो मेरा हुआ है। वहाँ से वापस जाते हुए यांग तो इस सीनियर सिस्टर से पूरी तरह से इम्प्रेस हो चुका था। एपिसोड के एंड में हमें इनका फेस रिवील भी कराया जाता है जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। इन्हें दिखाते ही ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। आपको एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।